कर रहे हैं मंच की ओर से मंच के अध्यक्ष श्री S.R. अर्नोट जी। सभी जानते हैं डॉक्टर गंगाराम राय जी कथाकार उपन्यासकार हैं और वर्तमान में इन्होंने रानी खैरागढ़ी और हाल ही में जनरल जोरावर सिंह पर उपन्यास लिख करके बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं बच्चों के साथ और सभी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सम्मानित हो रहे हैं मंच के अध्यक्ष श्री S.R. अर्नोट जी द्वारा। श्री गणेश गणी जी भी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से साहित्यकार के तौर पे हमारे बीच में हैं। गणेश गणी जी को आपने सुबह सुना है और काव्य पाठ की हम इनसे सुने, बहुत सी कुछ पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं और काव्य संग्रह इनके काफ़ी चर्चित रहे हैं। विजय विशाल जी का सम्मान कर रहे हैं मंच के अध्यक्ष S.R. अर्नोट जी। हम बात करेंगे काव्य पाठ की और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी का वक्तव्य, उनका काव्य पाठ हम सुनेंगे। युवाओं का भी इसमें काव्य पाठ होगा, लेकिन उससे पहले मैं आदर सहित आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री S.R. अर्नोट जी को आपके स्वागत सम्मान के लिए। S.R. अर्नोट जी। वह बखूबी समझता है धरती का व्याकरण, वह बखूबी समझता है धरती का व्याकरण। बैलों के खुरों की तकलीफें कई बार हल चलाते, बैलों के खुरों में अचानक घुस जाता है हल्का पाला। उनसे रिश्ते खून की बूंदें जब हाड़ी के पसीने से मिलकर हो जाती है जज्ब पृथ्वी में, खेत गाने लगते हैं व्यागड़ा, गंगी, झूरी और लोका। तमाम बीज उगने लगते हैं उम्मीदों के पेड़ों में, फसलें खेतों में करने लगती है नृत्य। उस वक्त जो मुस्कान होती है बैलों और किसानों के चेहरों पर, उस पर केवल और केवल वही लिख सकता है कविताएं और वही समझ सकता है खुरों की तकलीफ। वही कर सकता है कमरऊ और उन जैसे तमाम पहाड़ों का दर्ज अंतिम बयान। कविता के खेतों में वही पढ़ सकता है तारों का सच, वही जानता है घंटी वाले ईश्वर को। उस आदमी को भी वही जानता है जिसकी आंखों में बसे रहते हैं बुरांश। उसने देखे हैं पगड़ी के अंदर आग के पंख, धवल दाढ़ी में बघाटी बांकपन, काले कोट के भीतर कविता और कानून के ठाठ। दोस्तों, कवियों की चुप्पियां, कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला और रावलपिंडी की लोई में कविता का हमेशा के लिए गुम हो जाना। वही कर सकता है आज की इस बुलडोजर समय में आग और लोहे के आदमी के साथ गुफ्तगू, चिलम की आग से सवार। वही ढूंढ सकता है टूटी ईंटों में जीवन की आग। इतना महीन कारीगर होगा वह जो शब्दों से घर लेता है मूर्तियां, अक्षरों के जुगनुओं को उड़ा उड़ा कर वेद सकता है आज का विकट अंधेरा। लिफाफे में छिपा लेता है दुख, कंबल में बुजुर्गों का बचपन, सपनों में भर लेता है तितलियों के रंग, हथेलियों में छुपा लेता है ईश्वर, उगा लेता है एक उम्मीद का पेड़ और एक भयानक सर्जरी के बाद वो लौट कर चला आता है ढेर सारी कविताओं के साथ। गेटी के इस ऐतिहासिक सभागार में हम सभी के बीच कि बची रहे कविता, बचा रहे सच, बची रहे चूल्हे की आग, बचा रहे हल के फाले का पैनापन, बची रहे सत्तू और छाछ की मिठास, गलगल के पेड़ पर एक पौ और फटाई से सटी भीत पर एक ढिबरी,
कि उसकी दूर गंवाई रोशनी में कोई दादी माँ पिलो सके थोड़ा सा दूध, मिट्टी के धूड़ों में काट सके थोड़ी सी ऊन पिता के लिए, पिता के नए कोट के लिए, और हम लिखते रहे कहानियाँ और कविताएं। इस महान कारीगर प्रोफेसर कुमार कृष्ण को, जो मेरे गुरु भी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि अस्वस्थता के बावजूद पंचकुला से वो कल शोगी पहुँचे और शोगी से पहली बार हिमालय मंच के किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। बहुत अरसे से इस दिन का इंतजार था कि आप आएँ, अपना आशीर्वाद दें, आपसे कविताएं सुने। आज हम सभी के लिए विशेष दिन है। इस सभागार में नवोदित से लेकर वरिष्ठ साहित्यकारों तक उपस्थित हैं और बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश भर से तकरीबन 25 रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी अब तक 12 कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। पहला संग्रह गली हुई जमीन और हाल ही में प्रकाशित धरती पर अमर बेल। आलोचना की 7 पुस्तकें आपकी हैं। 14 पुस्तकों का आपने संपादन किया है। आपके रचना कर्म पर अलग अलग लेखकों ने 6 पुस्तकें लिखी हैं, वो प्रकाशित हुई हैं। अस्वस्थता के रहते हुए भी आपकी लेख की निरंतरता बरकरार है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। आप मूलतः ग्रामीण रागात्मक बोध के कवि हैं। खेत किसानी चिंताएं, चिंतन तथा चेतना आपकी कविताओं के मुख्य स्वर हैं। समय, समाज, समसामयिक स्थितियां, समस्याओं, संघर्षों, दबावों तथा सजग सामाजिक दायित्व बोध से उपजी आपकी कविताओं में गहरी संवेदनाएं मौजूद हैं। ये कविताएं आज के विकट अंधेरे समय और झूठ से बराबर मुठभेड़ करती हैं। जून 2017 में आपको एक मेजर रोबोटिक शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ा था और उम्मीद का पेड़ कविता संग्रह की अधिकांश कविताएं उसी के बाद हुई। आपकी 2 बड़ी खासियतें हैं। पहली यह कि आपकी हस्तलिपि यानी हैंड राइटिंग इतनी सदी हुई और आकर्षक है कि कंप्यूटर की दुनिया के सारे हिंदी फोर्ट भी उसके आगे बौने लगने लगते हैं। यही कारण है कि आपकी कई किताबें हस्तलिखित प्रकाशित हुई है। दूसरी यह कि आप समय समय पर लेखक कवि मित्रों पर कविताएं लिखते रहे हैं। इनमें से बहुत सी कविताएं आपके इसी संग्रह में मौजूद हैं, जिसमें मैं और यहाँ बैठे कुलराजीव पंत, गणेश कनीजी भी शामिल हैं। आज के समय जब हम लेखक अहंकार, ईर्ष्या, कुंठाएं और पीठ लगाई के पट्टू ओढ़ रहे हैं, आप अपने समकालीनों के साथ नए रत्नाकारों और वरिष्ठों पर बहुत डूब कर लिख रहे हैं। लेखकों को लिखे उनकी रचनाओं पर आपके लंबे पत्र धरोहर हैं। आप न होते, आप मुझे प्रोत्साहित न करते तो मैं कभी कहानी उपन्यास विधा में ना पाता। हिमाचल की दबंग साहित्यकारों की एक बैंड ने जब मुझे प्रारंभ में ही लेखन से तकरीबन बहिष्कृत कर दिया था, आपने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरी प्रारंभिक 2 पुस्तकें पंजा और आकाशवेल प्रकाशित हुई। इसी कारण यह यात्रा आज नदी रंग जैसी लड़की तक पहुंच गई है। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः आज समय निकालने के लिए और हमें अपना सानिध्य आशीर्वाद देने के लिए आपका पुनः आभार। और आपके साथ मंच पे जो वरिष्ठ साहित्यकार सुंदरनगर से हमारे बीच बैठे हैं, इनका सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि नृत्य बहुत खूबसूरत करते हैं और किसी का भी दुपट्टा चुराकर ये कहीं भी नृत्य कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि हिमाचल में इनको सर्वाधिक उपन्यास और उसमें भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का श्रेय इनको जाता है। ये कहानियाँ भी लिखते हैं और कविताएं भी करते हैं छुपके। और फिर विजय विशाल जी तो चर्चित कवि हैं, आलोचक हैं, और गणेश नदी जी का तो परिचय आप सभी जानते हैं फेसबुक से लेके। और इन्होंने तो विशेष कार्य किए हैं।
एक तो जीव तत्व को निकालते ही हैं, लेकिन शायद कुमार कृष्ण जी के बाद ये दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरे हिमाचल में ही नहीं बाहर भी नवोदित कवियों को तलाश किया और युवा कवियों को तलाश किया, और अपनी कई किताबें हैं आपकी जिनमें उनको आपने शामिल किया और प्रोत्साहित किया। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये हमारे समय की ज़रूरत है कि नवोदित और जो युवा कवि हैं प्रोत्साहित किया है, और आगे वो स्वतंत्र रूप से भी बहुत उनकी किताबें आएंगी। और यहाँ जो युवा भी बैठे हैं, हम लोग भी हैं, क्योंकि आज का समय फेसबुक का समय है, गूगल का समय है। हम जब भी कोई विचार ढूंढते हैं या कविता की पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, मतलब सबकी बात नहीं है, किसी की है, तो हम गूगल के पास जाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के बाद बजाय गूगल के आप कुमार कृष्ण की कविताओं के पास जाएं, तो आप सीखेंगे कि कविता क्या होती है, आप सीखेंगे कि कविता के स्वर कैसे होते हैं और प्रतिरोध की कविताएं क्या होती है, और अपने समय और अपनी धरोहर और उस गाँव को जो विलुप्त होता जा रहा है और गाँव का मनुष्य जो विलुप्त होता जा रहा है, उसको कुमार कृष्ण जी कैसे अपनी कविताओं में बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे जगदीश हरनोट जी, मैं उनका स्वागत है। उन्होंने प्रयास किया है एक प्रकाशन संस्थान खोलने का, और मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लेखकों के लिए शिमला में आदि प्रकाशन एक सशक्त मंच प्रदान करेगा और ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, हिमालयन डिजिटल मीडिया जो इस कार्यक्रम में आपका मीडिया की भूमिका में निभा रहा है, हितेंद्र शर्मा जी हमारे सामने हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। कुछ देर पहले एक मित्र से चर्चा हो रही थी कि आज प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी का वक्तव्य होना है। जरूरी नहीं है सबसे हमारा परिचय हो, सबको हम जानते हो। तो उनके तरफ से प्रश्न आया, कौन कुमार कृष्ण? उन्होंने तो अनायास बात कही, लेकिन वो प्रश्न मेरे अंदर पहुंचने लगा और मैं बार बार अपने आप से पूछने लगा कि कौन कुमार कृष्ण, कौन है कुमार कृष्ण? तो इस प्रश्न का जब हम उत्तर तलाशते हैं, फिर हम हिंदी साहित्य में जाते हैं, फिर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की गलियों में घूमते हैं, फिर हम एस.आर. हरनोट जैसे जो उस समय नवोदित लेखक कवि उभर रहे थे उनका पथ प्रदर्शन देखते हैं, और जैसा हरनोट ने कहा कि आकाश वेल से लेकर के नदीरंग जैसी लड़की तक का जो सफर है, उसके पीछे के जो नींव के पत्थर हैं, उनको जो तराशने वाले हैं, उनको जो लेखक बनाने वाले हैं, उनको उस स्तर तक ले जाने वाले हैं, ऐसे लेखक, ऐसे कवि, ऐसे समीक्षकों में से एक हैं, प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं प्रोफेसर कुमार कृष्ण। हमारा ये सौभाग्य है कि आज प्रोफेसर कुमार कृष्ण हमारे बीच में हैं। इस भयानक समय में उम्मीद का पेड़, धरती पर अमर बेल, डली हुई जमीन, पहाड़ पर बदलता मौसम, खुरों की तकलीफ, पहाड़ पर नदियों के घर, घमर, काठ पर चढ़ा लोहा, इनकी अपनी रचनाएं हैं। और बहुत सारी शोध ग्रंथ, पुस्तकें इनके कवित्व, इनके लेखन, इनके समीक्षा क्रम पर प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारे लेखकों ने स्वयं को इनकी समीक्षा, आलोचना करते हुए अपने आप को लेखक के रूप में स्थापित किया है और वे प्रख्यात हुए हैं। ऐसे प्रोफेसर कुमार कृष्ण आज हमारे बीच में। एक लेखक लिखता है, कोई दूसरा संपादन करता है, तीसरा प्रूफ रीडिंग करता है, फिर प्रकाशक बीच में आता है, बहुत कुछ पड़ावों से गुजरना पड़ता है, तब पुस्तक बनती है। लेकिन कुमार कृष्ण एक ऐसे लेखक हैं
वो खुद लेखक हैं, खुद संपादक हैं, खुद प्रोफेसर हैं। वो इसलिए कि वो जो लिखते हैं वो ना टाइप होता है ना उसका संपादन होता है, वो अपने हस्तलेख से लिखते हैं और वही छप जाता है। आपने इनकी पुस्तकों को देखा होगा, इनकी पुस्तकें जो हमने देखी हैं, हाथ से लिखा है, वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा छपा है। वो कुमार कृष्ण आज हमारे बीच में। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय की जब स्थापना होती है, बाहर से बड़े बड़े विद्वान जब यहाँ आते हैं और उनके प्रति जो हम लोग जो नए नए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे, हम उनको बिल्कुल देव स्वरूप मानते थे। बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत विद्वान हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय रहा हो। उन महान विद्वानों में से स्थानीय व्यक्ति का निकलना, प्रोफेसर होना, बहुत सारे विद्यार्थियों का शोध में मार्गदर्शन करना और स्वयं लिखना, स्वयं को स्थापित करना इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतीपूर्ण था उस समय में, जब साधन नहीं थे, जब शिमला के व्यक्ति को, शिमला के लेखक को दिल्ली वाला जानता पहचानता नहीं था। तब लिखना, छपना, प्रकाशित होना और उस चुनौती को सच में साकार करने का नाम है प्रोफेसर कुमार कृष्ण, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को उत्साहित किया है, प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे लोग हम पढ़ते हैं, गुरुओं से भूल जाते हैं, गुरु शिष्य को याद नहीं रखते हैं, लेकिन कुमार कृष्ण एक ऐसा नाम है जिनको हरनोट जैसे लोग आज भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका नाम लेना गौरव समझते हैं कि हम इनसे पढ़े, हमने इनसे कुछ सीखा, इन्होंने हमको चलना सिखाया है। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसा प्रखर व्यक्तित्व, ऐसा लेखक, कवि, समीक्षक है प्रोफेसर कुमार कृष्ण, जो मन से लिखते हैं, आंखों से बतियाते हैं, अपनी मुस्कान से बात करते हैं, लेकिन अपने दिल का दर्द बयान करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो पात्र हम हैं, जैसे मुझ पर कविता लिखी गई है, जैसे मेरा गांव बोल रहा है, मेरी धरती की बात हो रही है, मेरे पेट की बात हो रही है। तो वहां तक अगर कोई कवि आपको पहुंचा देता है, आपके दिल तक को चोट कर देता है, तब जाकर के बात समझ आती है कि ये सशक्त लेखन है। ये जो बात हम नहीं कह पा रहे हैं, हमारे दिल तक किसी की पहुंच रही है, तब जाकर के उस साहित्य साधना से वो लेखक, कवि, समीक्षक बनता है प्रोफेसर कुमार कृष्ण। हमारा सौभाग्य है आज हम इस मंच पर बैठे हैं। अभी तक बहुत सारे वक्तव्य इनके विद्यार्थियों के बीच में होते रहे, बहुत लंबा समय तक इन्होंने अध्यापन किया है और इस तरह की कोशिशों में भी इनको मैंने सुना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनते समय हरनोट जी से विचार विमर्श हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे आप क्या काम देंगे, तो मैंने कहा मैं उस सत्र में जरूर रहना चाहूंगा जिसमें प्रोफेसर कुमार कृष्ण रहेंगे। तब मैंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसके पीछे कारण था, आप लोगों ने बहुत पहले 2-3 साल पहले यहाँ साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली का, उसमें प्रोफेसर कुमार कृष्ण ने कविता पढ़ी थी। तो हम ये सोच रहे थे पता नहीं कोई कविता कहीं इसकी विमर्श पर होगी, पहाड़ पर होगी, गांव पर होगी, नदी नाले घाट पर कहीं कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो कविता थी श्रीनिवास श्रीकांत पर। और श्रीनिवास श्रीकांत पर जब वो मैंने कविता सुनी, और जिन्होंने सुनी होगी या जिनको कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, तब जाकर के ये पता चलता है कि एक व्यक्ति पर, एक लेखक पर इतना बड़ा काव्य लिखा जा सकता है और कैसे उनका व्यक्तित्व उस कविता में जीवंत होता है। वो लेखनी, वो वक्तव्य, वो प्रस्तुतिकरण करने वाला जो लेखक है, कवि है, समीक्षक, आलोचक है, वो है प्रोफेसर कुमार कृष्ण। मैं समझता हूं हम सामने बैठ करके जब इनको सुनने का सौभाग्य पा रहे हैं, तो अधिक बात न करते हुए सीधा निमंत्रण देते हैं आदर सहित उनके काव्य पाठ के लिए, उनके वक्तव्य के लिए। वे अपने मन के कुछ उद्गार हमारे साथ साझा करें। और सबसे मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप
ऐसा समझें कि ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य काव्य पाठ हम सुन रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो हमारे पास फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव रहेगा। हरनोट जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि इस प्रोग्राम का हम वीडियो सुरक्षित करना चाहते हैं, इन पलों को हम कैद करना चाहते हैं ताकि ये यादगार पल हमारे पास अधिक समय के लिए रहे और हम उसका साक्षी बन रहे हैं। तो हम सभी साहित्यकार, लेखक जो यहाँ इस ऐतिहासिक वेदी में उपस्थित हैं, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी का और आदर सहित उन्हें उनके वक्तव्य के लिए, उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के इस भव्य कार्यक्रम में प्रोफेसर कुमार कृष्ण। 35 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लेकिन हर बार किसी स्थान पर संवाद करते समय मुझे बार बार पता नहीं है क्यों लगता है कि बातचीत करते एक काठ की दीवार बीच में आ जाती है। और मैंने आज तक 35 वर्षों में कभी भी लेक्चर स्टैंड पर संवाद नहीं किया, सीधे संवाद नहीं किया। तो मैं चाहता था कि वहीं से बात करूं। सच को सच कहना अगर अपराध है तो हर लिखारी इस जगह गुनहगार है। देश की एक ऐसी तरक्की हो गई, हर कोई इंसान यहाँ सरकार है। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष, संयोजक, संस्थापक, पंजा, आकाश बेल, पीठ पर पहाड़, मिट्टी के लोग, कीलें, हिडिंब, नदी रंग जैसी लड़की कृतियों के और हिंदी कहानी के बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी कथाकार श्री एस.आर. हरनोट जी, सत्ता, साहित्य और समाज की बहुत ही महीन पड़ताल करने वाले और चींटियां शोर नहीं करती जैसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय विशाल जी, ऐतिहासिक उपन्यासकार और मैं कहूं कि पहाड़ के वृंदावन लाल, लगभग 300 से अधिक कहानियों के लेखक और 14 उपन्यासों के रचयिता आदरणीय डॉक्टर गंगाराम राजी जी, सृजनात्मक आलोचना को किस्सों और कहानियों के पंख देने वाले और उनको बिल्ली के नरम पांव पर चलाने वाले तथा समकालीन हिंदी कविता में अपनी प्रतिभा, विवेक और विजन के बल पर एक विशेष स्थान बनाने वाले मेरे प्रिय कवि श्री गणेश गनी जी, भारतीय दर्शन के मर्मज्ञ, हिमाचल कला साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी, आज से 55 वर्ष पूर्व जिन्होंने मुझे विलायती भाषा का व्याकरण सिखाया, परम श्रद्धेया डॉक्टर उषा बांदे जी,
पहाड़ के पांव, नदी के आंसुओं, धूप के दुपट्टे और धरती की बाहों को अपनी कविताओं में चुपचाप खामोश बिना किसी शोर के छुपाने वाले मेरे एकमात्र अभिन्न मित्र और इस मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलराजीव पंत जी, और यहां उपस्थित समस्त बौद्धिक वर्ग को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मैं जहां जिस स्थान से उठकर आया हूं अपनी कुछ छोटी छोटी बातें कहने, वहां मुझे लगा कि मंच पर एक अद्भुत दृश्य है। मेरी एक ओर मंडी के चैल चौक की प्रगतिशील आग है, तो दूसरी ओर पांगी का पिघलता हुआ पर्वत राग है। उसी के साथ ऐतिहासिक उपन्यासकार जैसा फिल्म मेकर है, तो दूसरी ओर जीवन संघर्ष से कहानियां बुनने वाला मैन मेकर है, और इन सबको एक सूत्र में बांधने वाला चंबा का वैदिक चिंतन है। ऐसे लम्हे को मैं भला कैसे भूल सकता हूं। इस क्षण का सौभाग्य प्रदान करने के लिए, इसे जीने के लिए जो मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं अपने प्रिय कथाकार श्री एस.आर. हनोट जी का बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, मैं जितनी गंभीरता से गणेश गनी को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से अनुज लुगन को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से अग्निशेखर, प्रेम रंजन अनिमेश, अच्युतानंद मिश्र को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से विजय विशाल और कुलराजीव पंत को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से मैं अनामिका, कात्यायनी, निर्मला गर्ग, सविता सिंह और सुधा गुप्ता को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से मैं लकीरें नहीं बोलती है कि लेखिका भारती कुठियाला को भी पढ़ता हूं। जितनी गंभीरता से मैं संजय कुंदन, जयप्रकाश मानस, अरुण कमल, राजेश जोशी और उदय प्रकाश को पढ़ता हूं, उतनी ही गंभीरता से मैं रोशन जसवाल को भी पढ़ता हूं। किंतु मित्रों, इन तमाम कवियों के संदर्भ में आज के समय और कविता पर बात करना, और वह भी केवल 10, 15 या 20 मिनट में उसे पूरा कर देना मुमकिन नहीं है। और फिर आज का यह
अवसर भी किसी अकादमिक भाषण या वक्तव्य के लिए नहीं है। जो सृजनात्मक परिवेश यहां निर्मित हुआ है, अपने किसी अकादमिक भाषण के द्वारा मैं उसे भंग नहीं करना चाहूंगा। इसलिए सीधे छोटी छोटी कुछ चिंताओं को साझा करते हुए अपना कविता पाठ प्रस्तुत करूंगा। कविता तो वैसे भी हमारे समय की सबसे खूबसूरत एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। मित्रों, डॉक्टर करम सिंह जी ने और हरनोट जी ने अभी इस बात का उल्लेख किया कि प्रातःकालीन सत्र में यहां 4 पुस्तकें लोकार्पित की गई। मैं उस सत्र में शामिल नहीं हो सका, किंतु उसमें जगदीश कश्यप जी की एक कविता पुस्तक थी जिसका नाम था या नाम है डरने लगे हैं लोग। मैंने ना तो वह पुस्तक पढ़ी और ना ही उनकी कविताओं के बीच में से गुजरा हूं, किंतु उसके नाम को सुनकर इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि डरने लगे हैं लोग नाम ही आज के समय की व्याख्या, आज के समय को सच प्रस्तुत करने के लिए काफी है। मित्रों, सही मायने में आज हम एक डरावने, भयानक, अत्यंत भयावह, क्रूर, अशिव और पशु समय में जी रहे हैं। ये समय संचार, प्रचार, दुष्प्रचार और बाजार का समय है। ये समय मनुष्यता पर होने वाले प्रहार का समय है। ये ऐसा समय है जहां दुनिया के कुछ देशों का अहंकार दिन प्रतिदिन खूंखार होता जा रहा है और वे किसी क्षण भी इस खूबसूरत वसुंधरा को राख के ढेर में बदल सकते हैं। मित्रों, ये समय ना तो गांधीवाद का है और ना ही मार्क्सवाद का। ये समय नव साम्राज्यवाद, उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद, विस्तारवाद, आतंकवाद और नवराष्ट्रवाद का समय है। मित्रों, ये समय उदय प्रकाश का नहीं, जयप्रकाश का समय है। मित्रों, यह समय रवीश कुमार का नहीं, अजय कुमार का समय है। मित्रों, यह समय किसी होरी, हल्कू या माता दीन का नहीं, शहाबुद्दीन का समय है। आज हमारे ऊपर जो एक तारा पथ है, उसमें सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, अनंत सूचनाएं, बेशुमार सूचनाएं। बहुत बार सोचता हूं कि क्या ये सूचनाएं हमको कहीं ले जाएंगी? शायद कहीं नहीं। एक समय था जब हमारी जरूरत के अनुसार बाजार बनते थे। आज बाजार की जरूरत के अनुसार हमें ढाला जा रहा है।
दोस्तों, क्या इस बाजारवाद की फाउंड्री में मनुष्य नाम का जीव बच पाएगा? मित्रों, ये ना तो असाध्य वीणा बजाने का समय है और ना ही समय देवता की वंदना करने का है। ये समय नगाड़े की तरह शब्दों को बजाने का है। ये समय राजा को सांप सीढ़ी का खेल खिलाने का है। मित्रों, आज पहाड़ पर लालटेन जलाने से कुछ नहीं होगा। पूरे पहाड़ को गर्म करने की जरूरत है और इसके लिए हमें गर्म धागों को काटना और बुनना होगा, जिससे पहाड़ की आंखों के सपने जिंदा रहें और कोई नदी पानी के अभाव में प्यासी ही न मर जाए। मित्रों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी चांद का मुंह टेढ़ा ही है। यद्यपि इस भयानक समय में कुछ रचनाकार अपने अपने ढंग से उसे सीधा करने में प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अनगिनत सपनों की दुनिया का नाम मनुष्य है और उसी मनुष्य का एक छोटा सा खूबसूरत घर बनता है। कविता की यात्रा मनुष्य से मनुष्यता की ओर चलने वाली एक अंतहीन यात्रा है। कविता की यात्रा एक सभ्यता, एक समाज की यात्रा है। कविता की इस यात्रा में मनुष्य अनेक घर बनाता है, लेकिन रुकता टिकता किसी में नहीं। कविता का घर बनाकर कवि उसके सभी दरवाजों की चाबी अपने पास नहीं रखता। पाठक और आलोचक आते हैं और अपने अपनी तरह से उन दरवाजों को खोलने का प्रयास करते हैं, किंतु मुख्य कक्ष अथवा गर्भगृह तक कोई ही पहुंच पाता है। मित्रों, कविता का घर कवि अकेले नहीं बनाता। इस घर को बनाने में उसका साथ देते हैं उसके सपने, उसका संघर्ष और उसकी चिरसंचित अभिलाषाएं। और यहां आर्किटेक्ट का काम करती है उसकी जीवन दृष्टि, उसका विजन, उसका विवेक। मित्रों, प्रेम और पीड़ा, संवेदना और सहानुभूति, अमर्ष और संघर्ष, राग और आग की ईंटों से बनता है कविता का घर। कविता के घर का अपना वैभव, अपना वैकुंठ, अपनी वैयक्तिकता और अपना एक वैलक्षण्य होता है। कविता का घर एक विराट जीवन कोश होता है, जहां कवि हमेशा आने वाले कल के लिए चिंतित रहता है। मुझे लगता है कि कविता का घर एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़े विश्वास का नाम है। उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि वह इस घर में आने वाले कल के लिए बहुत कुछ बचा कर रख सकता है। विशेष रूप से बुझते हुए रिश्तों की आग। यदि यह आग बचेगी तो मनुष्य बचेगा, और यदि मनुष्य बचेगा तो कविता बचेगी। मित्रों, गांव में हम
बुझती हुई आग को बार बार फूंक मार मार कर जलाने का प्रयास करते हैं, आज उसी फूंक, उसी श्वास की जरूरत है। हर कवि की हसरत होती है कि वह एक दिन मुक्ति बोध हो जाए। राम की शक्ति पूजा करते करते और रात में हारमोनियम बजाते पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम एक भी आंसू का वजन नहीं तोड़ पाते। मित्रों, मुझे लगता है इसके लिए हमें घबराए हुए शब्दों की पीठ एक बार फिर से थपथपानी होगी, ताकि इस धरती पर खुलते रहे रिश्तों के रोशनदान और समय के भय से बड़ा बना रहे कविता का विश्वास। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस दिन तमाम पुरुष कवि स्त्री कविता से उसका लावण्य, उसका सौंदर्य और उसकी तरलता चुरा लेंगे और तमाम कवित्रियां मुक्तिबोध की लोक भाषा से कविता का घर बनाना शुरू कर देंगी, उस दिन समकालीन भारतीय कविता का कोई सानी नहीं होगा। चलते चलते एक बात की ओर और इशारा कर दूं। मित्रों, इस डिजिटल दुनिया का सम्राट जानता है कि इस समय हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इससे भी 10 कदम आगे चलकर वह आज यह भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसे भयानक समय में एक कवि, एक रचनाकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को उसे किस प्रकार से सामना करना है, यह बात उसे स्वयं तय करनी पड़ेगी। यह बात कहते हुए मुझे 40 वर्ष पहले लिखी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां मैंने लिखा था कि याद रहे यह वक्त कवि सम्मेलन का नहीं, खुद को जुलूस में शामिल करने का है। यह वक्त माचिस की तीलियों से दांत कुरेदने का नहीं, पूरी ताकत के साथ जमीन खोदने का है। मित्रों, पिछले 50 वर्षों से लगातार कविताएं लिख रहा हूं। इन 50 वर्षों में मुझे भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुए, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, अज्ञे, लीलाधर चुगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नरेंद्र जैन, अरुण कमल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश जैसे अनेकों कवियों के साथ न केवल कविता पाठ करने का अवसर मिला है, अपितु मैंने इन कवियों से बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन कविता की तमीज, कविता की तहजीब, कविता की तरकीब और कविता में तरमीम करनी मैंने जिस व्यक्ति से सीखी, उसमें पहला नाम है श्रीनिवास श्रीकांत
और अंतिम नाम है श्रीनिवास श्रीकांत। मित्रों, बड़े दुख की बात है कि इस प्रदेश ने उस कवि को वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान का वह अधिकारी था। इसी बात को कहते हुए मैं अपने यहां उपस्थित समान धर्मी रचनाकारों से एक और बात भी साझा करना चाहता हूं कि कविता में कविता को छुपाने वाला गणेश गनी जैसा कवि भी इस धरती पर कभी कभी ही जन्म लेता है। हम आज पहली बार रूबरू हुए हैं। इन्होंने मुझे पहली बार देखा है और मैंने इनको पहली बार, किंतु मैं इनको जुलाई 2016 से जानता हूं, जब 2016 के उस अंक में पहली बार मैंने इनकी पहल में प्रकाशित 4 कविताएं पढ़ी थी। मैंने एक बार नहीं उन कविताओं को बार बार पढ़ा और वैसे भी प्रत्येक गंभीर कविता बार बार पाठ मांगती है। उन कविताओं को पढ़ते समय मुझे लगा कि ये कौन है कवि, इसमें तो कोई बड़े कवि की ऊर्जा और एनर्जी विद्यमान है, मुझे इस कवि से संपर्क करना चाहिए। मित्रों, आज भी उस कविता की कुछ बातें मुझे याद हैं। उन कविताओं में एक जगह पर, एक स्थान पर कवि कुछ इस तरह की बात कर रहा था कि एक आदमी कुएं में दरिया को भर रहा है, एक आदमी चिंगारी को हवा दे रहा है, एक आदमी अपने दांतों से अपनी जीभ काट रहा है, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं। मित्रों, यह कविता आज के समय का भी बहुत बड़ा सच है। पांगी का परिवेश, पांगी के पहाड़, पांगी का परिवार और पांगी के प्यार को अपनी कविताओं में चुपचाप छुपाने वाला यह कवि, जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी कभी ही इस धरती पर आता है। हम सभी को बार बार इस कवि की कविताओं का पाठ करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर इस कवि को शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल गणेश गनी जी की कविता पर किसी और अवसर पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह अवसर तो एक दूसरे की कविताएं सुनने और सुनाने का अधिक है। इसलिए मैं और अधिक समय न लेता हुआ सीधे अपनी कविताओं का पाठ करूंगा। धन्यवाद। आज से 45 वर्ष पूर्व जिन दिनों कविता लिखना शुरू किया था, 2-3 कविताएं उस समय की सुनाऊंगा आपको। आप इन कविताओं को एक कवि के विकास क्रम के संदर्भ में भी देख सकते हैं। 45 वर्ष पहले की एक कविता है। कविता के बारे में मेरे एक मित्र ने
आकाश पर कविता लिखी, उसे हवा में उड़ा दिया। दूसरे मित्र ने नदी पर कविता लिखी, उसे कश्ती बनाकर पानी में ठेल दिया। तीसरे मित्र ने जुलूस पर कविता लिखी, उसे पोस्टर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। मैंने खेत पर कविता लिखकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग उसे बीजुका समझकर पक्षियों को डराने की चीज समझ बैठे। मैं उनसे कैसे कहूं, यह बीजुका नहीं, आदमी और खेत के बीच तनी हुई बैल की पीठ है, जिसे जितना पलोसते जाओ वह और कांपती जाती है। उसी समय की एक और कविता है, सन 80 के आसपास की। दर्जी। कपास के खेतों को कैंची से चीरता हुआ दर्जी हर वक्त दोनों हाथों की उंगलियों के बीच होता है। दर्जी पर बात करना आदमी और मवेशी के रिश्ते पर बात करना है। राजा और रंग दोनों के शरीर पर चढ़ा कपड़ा सुई के पास से जितनी बार गुजरता है वह थरथराता है उतनी ही बार। सुई जब भी होती है हरकत में, नए नए नाम से पहुंचता है कपड़ा खूंटियों तक। सुई की नोक कपड़े की तकलीफ में पूरी तरह शामिल है। दर्जी सुई और कपास दोनों के रोने की आवाज चुपचाप सुनता है। दर्जी कपड़ों की पीठ थपथपाता हुआ, सुई के मुंह में धागा ठूंसते हुए, आंखों में उतरे हुए मोतिये के बारे में सोचता है और धीरे धीरे मशीन चलाता है। मशीन चलाता हुआ दर्जी जवान बेटी के सामने होता है या सुई के पास वह हुक्के की आग से बतियाता हुआ टोपियों की नस्ल के बारे में सोचता है। दर्जी जानने लगा है टोपियां सिलने का मतलब पूरे गांव को गुमराह करना है। मशीन से दूर होते ही टोपी कपास की जगह कुर्सी पर बात करती है। टोपी दर्जी की नहीं, राजा की भाषा बोलती है। दर्जी टोपियों की हरकतों के बारे में सोचता हुआ सामने खड़े सिर को नापता है और चश्मे के शीशे साफ करता हुआ मशीन का पहिया घुमाता है। दर्जी आते जाते लोगों से बतियाता है। तुम कपास चुनते हुए लोगों के पास जाओ और उनसे कहो दर्जी तुम्हारे लिए झंडे सिलेगा। तुम कपास चुनते हुए लोगों के पास जाओ और उनसे कहो दर्जी तुम्हारे लिए झंडे सिलेगा। झंडा कपास का कांपता हुआ सबसे खतरनाक रूप है। राजा जब भी झंडे को नजाकत से फहराता है, ऐन उसी वक्त तुम अपनी मजबूत हथेलियों से तालियां बजाना आरंभ करते हो। कपास से झंडे तक फैली तकलीफ मिल से होकर दर्जी तक पहुंचती है। दर्जी बारी बारी लोगों को
अपनी उंगलियों से नापता है और धीरे धीरे मशीन चलाने लगता है। उसी समय की एक कविता है, मैं पूरी कविता नहीं प्रस्तुत कर रहा, उस कविता के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। सीढ़ियों का शहर शिमला नाम से कविता है। उसके बीच में एक जगह कुछ पंक्तियां आती हैं, यहां ठंड में सिकुड़ा आदमी कंबल के पास होता है या आग के पास, तुम जिस पेड़ की तस्वीर उतारते हो वह उसी के सूखने का इंतजार करता है। तुम जिस पेड़ की तस्वीर उतारते हो वह उसी के सूखने का इंतजार करता है। तुम जितनी बार यहां आते हो एक बार हमेशा भूल जाते हो। तुम जिस पेड़ के तिनके को मुंह में दबाकर अपने सड़े हुए दांत कुरेदते हो वही पेड़ एक आदमी का घर है जो घोड़े पर चढ़ने से पहले तुम्हारे जूते साफ करता है और तुम शहर नापने की तैयारी में सिर्फ जूतों की चमक देखते हो। एक और उसी समय की एक लंबी कविता है, वो नहीं प्रस्तुत कर रहा, बैल को लेकर कविता है। डॉक्टर करम सिंह जी ने भी बीच में बहुत सी मेरी कविताओं के शीर्षक उद्धृत किए। उसी में एक जगह मैंने लिखा है, बैल कितनी तकलीफ के बाद बनता है जूता, जूता बैल की मुशक्कत की अंतिम इच्छा है। बैल कितनी तकलीफ के बाद बनता है जूता, लगातार जमीन के साथ घिसते हुए टूटते हुए जीने का नाम बैल है। जूता है, बैल का असली रूप वही है। जूता बैल की मुशक्कत की अंतिम इच्छा है। थोड़ा आगे चलकर कविता में परिवर्तन हुआ। मैंने कविता लिखी, इसका रचना काल 1990 का है। विद्यारंभ। विद्यारंभ वाले दिन पंडित जी ने मुझे पढ़ाया, अ से अनार, आ से आम। 30 वर्ष बीत जाने पर भी मैं नहीं जान सका इन दोनों फलों का स्वाद। मेरा बच्चा इन्हीं फलों के रटते हुए नाम आज लौटा है घर। सोचता हूं कब खत्म होगी मेरे देश में फलों को रटने की परंपरा। कब विद्यारंभ वाले दिन बच्चे पढ़ेंगे अ से अम्मा, अ से अनाज, आ से आटा, आ से आग। थोड़ा और आगे चलकर छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगा। शब्द। वे शब्द जो मुझे मेरे दादा से मिले, उनमें से कुछ सुरक्षित हैं आज भी मेरे पास। वे शब्द जो मुझे मेरे दादा से मिले, उनमें से कुछ सुरक्षित हैं आज भी मेरे पास। वे शब्द जो मुझे मेरी मां से मिले, मैं भूल चुका हूं सब के सब। वे शब्द जो मैंने सीखे पाठशाला में, सब के सब बो दिए रोटी के लिए। वे शब्द जिन्होंने आज गिरफ्तार कर लिया है मुझे, वे शब्द ना मेरी मां के हैं न मेरी पाठशाला की। मैं डरता हूं जिनसे बार बार, मेरा बच्चा खेल रहा है आज उनसे लगातार।
एक बहुत पहले की कविता है, रचनाकार है इसका 1989। कविता है लेवा। कविता का शीर्षक है लेवा, जिसे गुदड़िया खिंद भी कहते हैं। रतनचंद नेत्सर जी की शायरी इस पर एक कविता है, शायद खिंद उसका नाम कुछ ऐसा ही है। ये 1989 की लिखी कविता है, पहले की है बहुत, लेकिन सुनिए। हम जब भी जाते हैं उसके पास, वह सगी मां की तरह छुपा लेता है अपनी गोद में। हम जब भी जाते हैं उसके पास, वह सगी मां की तरह छुपा लेता है अपनी गोद में। दुलारते हुए कहता है, तुम मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दुलारते हुए कहता है, तुम मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे आता है ठंड से लड़ना, सदियों से हर रात लड़ रहा हूं, कभी ना खत्म होने वाली जंग। दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे कुरूप, सबसे दुर्बल, सबसे शक्तिशाली दोस्त का नाम है लेवा। उसके पास पहुंचकर मैं हमेशा महसूस करता हूं जिंदगी की गंध। मेरे घर की पूरी एल्बम है लेवा। मेरे घर की पूरी एल्बम है लेवा। लेवा है परिवार का वंश वृक्ष, पूरे परिवार का भगवान। लेवा दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चों के फटे पुराने चित्रों का अजायब घर है, जिसके पास मौजूद है अनगिनत सपने, पुश्तैनी आग, मेरा बीता हुआ कल और कांपता हुआ आज। मित्रों, आज के जरूरी कथाकार, हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार एस.आर. हनोट जी ने भी जिस बात का उल्लेख किया कि सन 2017 में मुझे एक बहुत ही बड़ी मेजर रोबोटिक सर्जरी से गुजरना पड़ा था और एक तरह से मेरा पुनर्जन्म भी हुआ है। उसके बाद जो मैंने कविताएं लिखी और जो मेरी हस्तलिपि में प्रकाशित हुई हैं, वो इस उम्मीद का पेड़ पुस्तक में शामिल है। और जैसा कि हनोट जी ने उल्लेख किया था, मैंने बहुत से अपने मित्रों अग्रजों पर कविताएं लिखी हैं और जिनमें से 3 इस सभागार में उपस्थित हैं, श्री हनोट जी, गणेश गनी जी और मेरे मित्र कुल्लाजी पंत जी। मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं होगा कि जिन पर वो कविताएं लिखी हैं, वह कवि स्वयं उनके सामने प्रस्तुत करे, अपने समान धर्मी रचनाकार मित्रों के समक्ष। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता। क्या तुमने सोचा है कभी, शब्द में कहां छुपी होती है कविता? कहां छुपे होते हैं मनुष्य, कहां छुपा होता है महाकाव्य, कहां छुपी होती हैं कहानियां, कहां छुपे होते हैं तारों में राग, कहां छुपी होता है लोहे में आग। क्या तुमने सोचा है कभी, कहां छुपा होता है फूलों में लिबास, घंटी में विश्वास, बांसुरी में गीत, आंखों में प्रीत, चाकू में डर, मिट्टी में घर। आखिर कहां छुपे होते हैं ये सब? छुपा होता है सभी कुछ अंदर ही अंदर, छुपा होता है सभी कुछ अंदर ही अंदर। जैसे छुपे होते हैं सपने और छुपी होती है मरते समय भी
प्राणों में जीने की आस। जो कवि आज हमारे बीच में उपस्थित है और जो मंच पर विराजमान है, गणेश गणी जी, उन पर जो कविता लिखी थी, आप देखिए कि एक व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता, केवल कविताओं के माध्यम से जानता है वो क्या सोचता है। वो एक व्यक्ति पर लिखी कविता नहीं है, शायद आप समझेंगे। शीर्षक है कविता के लोकतंत्र पर राजा का हमला। तुम रहते हो जहां, तुम रहते हो वहां जहां रहते हैं तरह तरह के देवता। तुम रहते हो वहां जहां रहते हैं तरह तरह के देवता। आते हैं साल में एक बार शहर, रथ में सवार लोगों के कंधों पर, और देखते हैं बाजार बाजार की रौनक। तुम रहते हो वहां जहां है बेशुमार नदियों के घर, जहां रोहतांग की रिश्ती हुई तकलीफ पर बस्ती में झूमते हैं यायावर। तुम रहते हो वहां जहां उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ। तुम रहते हो वहां जहां उम्र भर भेड़ लड़ती है मौसम के खिलाफ। तुम रहते हो वहां जहां बुनकरों की तकलीफ पर नहीं रोते देवता। देवता नहीं जानते भूख की भाषा, निर्धनता की वर्णमाला। वे तो है राजा, राजा जानता है बस फरमान जारी करना, वह जानता है दंड की परिभाषा। काश उसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल। इनके पुस्तक का नाम है। काश इसे भी सिखाया होता किसी ने सांप सीढ़ी का खेल। समझ में आती उसे पराजित होने की पीड़ा। तुम रहते हो वहां जहां बर्फ कटे पांव उगाते हैं जौ के सत्तू। मां सहलाती है प्रतिदिन मनोठी की पीड़ा। जब किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर, तब ठांगी तोड़ते ऊन काटते भी कट जाती है पूरी रात। मनोठी एक पत्थर का तवा है जिस पर रोटियां पकाई जाती हैं। आज भी कुछ करो। गणेश गणी, तुम रहते हैं बादलों के घर में। गणेश गणी, तुम रहते हो बादलों के घर में, बर्फ की बुआ के पास। तुम सीख कर आए हो मां के गर्भ से मौसम के खिलाफ लड़ना। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा सकते हो राजा को सांप सीढ़ी का खेल। मुझे पूरा यकीन है तुम सिखा सकते हो राजा को सांप सीढ़ी का खेल। तुमने सीखा है बचपन से बिना पुल के नदी पार करना, और कर चुके हो पार अब तक कई नदियां। तुम्हारी कविता में सुनाती है नदियां तरह तरह के किस्से। गुनगुनाती है धरती का गीत। नदियां पृथ्वी की पाठशाला हैं, नदियां हैं जीवन का राग। सूख रही हैं नदियां धीरे धीरे, सूख रहा है जीवन और सूख रही है कविता। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला। तुम जानते हो किस्सों को पट्टू में छुपाने की कला, और जानते हो कागज के जहाज उड़ाना। तुम जानते हो शब्दों की भाषा की मरम्मत करना। सच कहूं तुम कविता के कारीगर हो। सोचो मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से सोचो राजा को सांप सीढ़ी का खेल खिलाने के बारे में। सोचो
कि कविता की पाठशाला खुलने का समय आ गया है। सोचो कि कविता की पाठशाला खुलने का समय हो गया है। सोचो देवताओं के फरमान के बारे में कि चांद पर घर बनाने का समय आ गया है। चलो चले मौलाना की थोड़ी सी आग लेकर, चलो चले मौलाना की थोड़ी सी आग लेकर, तो बसाएं कविता का नया लोकतंत्र। जीवंत और अच्छी कविताएं हरनोट जी लिख रहे हैं और बहुत जल्दी ही इनका कविता संग्रह भी सामने आएगा। इन पर मैंने भी बहुत समय पहले एक कविता लिखी थी, चुनरी में पहाड़। तुम चुनरी में बांध कर ले आए शहर में अम्मा के सत्तू। मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक कविता सुनी भी हो पहले। तुम चुनरी में बांध कर ले आए शहर में अम्मा के सत्तू, और ले आए भुनी मक्की के दाने। राजधानी की सड़कों पर चलाने लगे कलम का हल। धीरे धीरे जाने लगे राजधानी सत्तू की जगह सिजलर खाती है और सरकारी उत्सवों पर गांव के गीत गाती है। मैं जब भी सोचता हूं तुम्हारे बारे में, सोचता हूं अभी एक सदी और बीत जाएगी पीठ पर पहाड़ ढोते। मैं जब भी सोचता हूं तुम्हारे बारे में, सोचता हूं अभी एक सदी और बीत जाएगी पीठ पर पहाड़ ढोने में। तुम लाख कोशिश करो उसे बचाने की, एक दिन पूरी तरह गिर जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक। आते रहेंगे जयप्रकाश बार बार पहाड़ पर और बिकते रहेंगे गांव के गांव। आते रहेंगे जयप्रकाश पहाड़ पर और बिकते रहेंगे गांव के गांव। बिक जाएंगी नदियां, बिक जाएंगे पहाड़, इंद्रप्रस्थ की कुल्हाड़ियां कर देंगी कत्ल। तुम्हारे पहाड़, तुम्हारे जंगल कहीं नजर नहीं आएगा तुम्हारा लाल होता दरख्त। कहीं नजर नहीं आएगा तुम्हारा लाल होता दरख्त। आखिर कब तक पाल पाएगी अपना परिवार, चाय बेचकर भागो देवी। आखिर कब तक पाल पाएगी चाय बेचकर अपना परिवार, भागो देवी। तुम छुपाते रहो पहाड़ की तकलीफ अपनी कहानियों में, दर्ज करते रहो साजिशों का पंचनामा। लुटियन की दिल्ली में सजते रहेंगे आदिवासियों के मेले, जो नहीं आए कभी पहाड़ पर और नहीं जानते पहाड़ का दर्द, जो नहीं जानते दाड़गी से चुनाव की चढ़ाई में। कितनी बार पढ़ता रहा भगत राम, मिथ ऑफ सिसिफस। जनकपुरी के वही लोग लिखते रहेंगे पहाड़ की कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आज्ञा हो तो अपने मित्र पर लिखी कविता, पंत जी पर लिखी कविता भी सुना दूं। देखिए जरा, इन पर लिखी कविता का शीर्षक है घंटी वाला ईश्वर। वह हर मंगलवार को आता है वहां ईश्वर की खोज में। वह हर मंगलवार को आता है वहां ईश्वर की खोज में। मंगलवार ही है ईश्वर का दिन। वह दर्ज करता है अपनी उपस्थिति घंटी बजाकर, गुनगुनाता है दादा परदादा के सिखाए हुए मंत्र। उसने सुना है मंत्रों में रहता है ईश्वर। उसने सुना है मंत्रों में रहता है ईश्वर। ईश्वर जानता है दुनिया की तमाम भाषाएं और जानता है पूरी धरती का दुख। वह जितनी बार आता है उतनी ही बार ले जाता है छुपाकर ईश्वर अपने साथ। कभी फूल में, कभी धूप में,
कभी इलायची दाने में, कभी सिंदूरी तिलक में। कभी कभी बांध देता है पुजारी रोली के साथ उसी कलाई पर ईश्वर। कभी कभी बांध देता है पुजारी रोली के साथ उसी कलाई पर ईश्वर। उसकी उंगलियों में होने लगती है एक विचित्र सी हरकत। वह सोचता है मन ही मन, लड़ेगा वो इस हाथ से अन्याय के खिलाफ। उसकी उंगलियों में होने लगती है एक विचित्र सी हरकत। वह सोचता है मन ही मन, लड़ेगा वह इस हाथ से अन्याय के खिलाफ। वह उसका नहीं, ईश्वर का हाथ है। वह लड़ेगा अत्याचार दुराचार के खिलाफ। वह नहीं जानता इस भयानक समय में उसके ईश्वर से भी शक्तिशाली हैं दूसरों के ईश्वर। वह नहीं जानता इस भयानक समय में उसके ईश्वर से भी शक्तिशाली हैं दूसरों के ईश्वर। उसने तय किया वह घर जाकर एक कविता लिखेगा। उसी क्षण उसे याद आया, सच को सच और झूठ को झूठ लिखना इस समय कितना खतरनाक है। उसी समय उसे याद आया, सच को सच और झूठ को झूठ लिखना इस समय कितना खतरनाक है। इसे ईश्वर भी नहीं जानता। वह ढूंढता है पूरे घर में बाहुबली ईश्वर। वह ढूंढता है पूरे घर में बाहुबली ईश्वर, जो सदियों से खड़ा है मंदिर में रंग बिरंगे परिधान में। वह ढूंढता है घंटी में, ढूंढता है सूखे हुए फूलों में, गोरखपुर की किताबों में। आखिर मिल ही जाता है ईश्वर। गोरखपुर की किताबों में आखिर मिल ही जाता है ईश्वर। वह कुछ नहीं बोलता, बस एक तस्वीर से हंसता है उसकी ईमानदारी पर। कि मैं यह पुस्तक स्वयं लोकार्पित करूं, एक मित्र को भेंट कर दूं। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रत्येक रचनाकार को अपनी पुस्तक स्वयं लोकार्पित करनी चाहिए। इसकी 2 कविताएं प्रस्तुत करने के बाद मैं इस पुस्तक को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर कुलराजी पंत को प्रस्तुत करूंगा। बहुत दिनों से इस पुस्तक को उनको देने की इच्छा थी, लेकिन समय नहीं मिला, ना ही मुलाकात हुई। आज मुद्दत बाद उनसे भी मुलाकात हो रही है। एक इस पुस्तक की अंतिम जो कविता है, आप देखिए कि इस उम्र में एक 72 वर्षीय व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है। क्यों होता है ऐसा? बचपन में मां बाप से डरते हैं बच्चे, क्यों होता है ऐसा? आगे चलकर बच्चों से डरने लगते हैं मां बाप, क्यों होता है ऐसा? बचपन में मां बाप से डरते हैं बच्चे, क्यों होता है ऐसा? आगे चलकर बच्चों से डरने लगते हैं मां बाप, क्यों होता है ऐसा? जब पूरी तरह समझ लेता है वह प्यार का गणित, तब कोई नहीं आता उसे प्यार करने। जब पूरी तरह समझ लेता है वह प्यार का गणित, तब कोई नहीं आता उसे प्यार करने। क्यों होता है ऐसा? जब लिखना चाहता है वह जीवन कोश, तब नहीं बचा होता उसके पास जीवन। जब लिखना चाहता है वह जीवन कोश, तब नहीं बचा होता उसके पास जीवन। ऐसा क्यों होता है? वह पहनना चाहता है गरम गरम जूते,
उसके पास नहीं होते तब अपने पाँव। वह पहनना चाहता है गरम नरम जूते, उसके पास तब नहीं होते अपने पाँव। वह पूरी उम्र सींचता है रिश्तों के पेड़, फिर क्यों ढूंढता है सूखी दीवारों पर रिश्तों की खुशबू। वह पूरी उम्र सींचता है रिश्तों के पेड़, फिर क्यों ढूंढता है सूखी दीवारों पर रिश्तों की खुशबू। वह नहीं समझ पाया आज तक उसके स्वाभिमान पर क्यों हंसती है बार बार दीवार पर टंगी तस्वीरें। वह नहीं समझ पाया आज तक उसके स्वाभिमान पर क्यों हंसती हैं बार बार दीवार पर टंगी तस्वीरें। पूरी उम्र बीत जाती है चांद की इबादत तारा टूटने के इंतजार में। पूरी उम्र बीत जाती है चांद की इबादत तारा टूटने के इंतजार में। एक भी सपना नहीं सीख पाता अपने पैरों पर चलना इस धरती पर। क्यों होता है ऐसा, धीरे धीरे पी जाता है घड़ा अपना ही पानी। क्यों होता है ऐसा, धीरे धीरे पी जाता है घड़ा अपना ही पानी। एक दिन हो जाता है खाली पूरी तरह। वह जीता है इस भ्रम में, एक दिन आएगी नदी भर देगी उसका खालीपन। वह जीता है इस भ्रम में, एक दिन आएगी नदी और भर देगी उसका खालीपन। घड़ा भूल जाता है बहुत बड़ा सच, आखिर उसे ही जाना होगा नदी के पास। घड़ा भूल जाता है बहुत बड़ा सच, आखिर उसे ही जाना होगा नदी के पास। लौटना नहीं जानती नदियां, नदियों के नहीं होते अपने घर। लौटना नहीं जानती नदियां, नदियों के नहीं होते अपने घर। गुस्से में तोड़ती, प्यार में जोड़ती हैं बेशुमार घर। खत्म होता जा रहा है नदी और घड़े का सदियों पुराना रिश्ता। एक दिन नहीं रहेगा वो इस धरती पर। एक और कविता, मुश्किल है ढूंढ पाना। हर बीज में छुपी रहती है धरती, हर खेत में छुपी रहती है भूख, हर भूख में छुपा होता है जीवन। हर आदमी में छुपी रहती है औरत, हर दरवाजे में छुपे रहते हैं सपने, हर छाते में छुपे रहते हैं मौसम। उसी तरह हर शब्द में छुपी रहती है कविता, हर घंटी में छुपा रहता है विश्वास, हर आंदोलन में छुपी रहती है उम्मीद, हर शख्स में छुपी होती है आग, हर लोहे में छुपा रहता है राग, हर बुढ़ापे में छुपा रहता है बचपन, हर बांसुरी में छुपा रहता है संगीत। उसी तरह हर जीवन में छुपी रहती है मृत्यु। दोस्तों, क्या तुम जानते हो, दोस्तों क्या तुम जानते हो, बया जिस घोंसले में बनाती है परिवार। दोस्तों क्या तुम जानते हो, बया जिस घोंसले में बसाती है परिवार, लौट कर नहीं आती वहां फिर कभी। बस लटका रह जाता है किसी पेड़ पर उसका खूबसूरत घर। कोई नहीं जानता चली जाती है वह कहां। बया बनाती है हर बार एक नया घर इस धरती पर। परंपरा, समकालीनता और भविष्य की चुनौतियां, सारगर्भित अर्थपूर्ण वक्तव्य और काव्य पाठ प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी। मेरे ख्याल में आप आज के कार्यक्रम को
आज जो कुछ यहाँ घटा, बीता, सुना, उस पर जब आप चिंतन करेंगे तो बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई कविता का अंश कहीं ना कहीं आपके जीवन के किसी न किसी रूप के साथ जरूर कहीं सामंजस्य रखता है। आभार, धन्यवाद प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी और हिमालय साहित्य संस्कृति पर्यावरण मंच और मंच के अध्यक्ष एस आर हरनोट जी और मंच के सभी सदस्य, जिन्होंने ये सुअवसर हमें प्राप्त करवाया।